हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोकतंत्र के जो दोष हैं, उसकी कुछ कमियां हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे और उन्हीं दोषों को या उन्हीं कमियों को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोकतंत्र के दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें अगला जो लोकतंत्र की कमी है वह है नैतिक मूल्यों की उपेक्षा। यानी चुनाव के समय हमने जैसे बताया था कि जो उम्मीदवार हैं या प्रत्याशी जो चुनाव के लिए खड़े होते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ जो गलत आरोप लगाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ झूठ बोलते हैं, प्रचार भी झूठा झूठा प्रचार करते हैं और जीतने के लिए जितने भी घृणित तरीके होते हैं उन सब साधनों को अपनाते हैं, जिससे कि उन व्यक्तियों का जो नैतिक रूप से पतन होने लगता है, यानी उनमें कोई नैतिक मूल्य नहीं रह जाते हैं। नेक्स्ट है अकुशल शासन। क्योंकि जब हम देखते हैं कि इसमें जो अनपढ़ लोग हैं वो भी चुनाव में खड़े होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, अकुशल होते हैं, अनाड़ी होते हैं, वो सब व्यक्ति भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के जो सदस्य हैं वो उसमें कार्यपालिका के सदस्यों के रूप में होते हैं। और इन्हीं पर क्या होता है कि इन्हीं व्यक्तियों को राष्ट्रीय नीति बनानी होती है, इन्हीं को उनको क्रियान्वित करना होता है। तो ऐसा लगने लगता है कई बार जो शासन व्यवस्था है वो अकुशल शासन व्यवस्था हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। नेक्स्ट है बहुमत की तानाशाही। क्योंकि हमने आपको बताया था कि लोकतंत्र में अंत में बहुमत की ही जीत होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुमत के कारण यदि अल्पमत कोई सही बात कह रहे हैं, अल्पमत में कोई सही बात है भी, तो भी उस पर क्योंकि बहुमत हावी हो जाता है और अल्पमत में जो सही बात है उसको गलत ठहरा दिया जाता है। क्योंकि हमेशा जो बहुमत है वो 51% होते हैं और जो अल्पमत है वो 49% लोगों पर बहुमत दल शासन करता है। यानी जिसको कम वोट होते हैं वो अल्पमत में होते हैं और जो ज़्यादा संख्या वाले लोग हैं, ज़्यादा मतों की जिनमें समानता होती है, वो बहुमत वाले लोग होते हैं। तो इस तरह से कई बार बहुमत के कारण गलत डिसीजन भी ले लिए जाते हैं। नेक्स्ट है संकट काल के लिए अनुपयुक्त। क्योंकि संकट काल में क्या होता है, तुरंत निर्णय की जरूरत होती है, एकदम तुरंत सही और सटीक निर्णय लिए जाएं। लेकिन चूंकि लोकतंत्र में बहुत अनाड़ी लोग भी होते हैं, अयोग्य भी होते हैं, अशिक्षित भी होते हैं, और यहाँ जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो शीघ्रता से नहीं लिए जाते हैं। उनको ना ही शीघ्रता से निर्णय लिए जाते हैं और ना ही उनको शीघ्रता से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो संकट काल के लिए जो लोकतंत्र वाली शासन व्यवस्था है वो बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि लोकतंत्र में भी बहुत सारी कुछ कमियां हैं। ये अव्यवहारिक भी है, अक्षम भी है, अनुचित भी है, और ये माना जाता है कि ये आदर्श शासन प्रणाली भी नहीं है। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद भी जो लोकतंत्र है वो एक आदर्श शासन प्रणाली है। क्योंकि विश्व में हम जितनी भी शासन प्रणालियों को देखेंगे, चाहे वो कुलीन तंत्र हो, राजतंत्र हो, अधिनायक तंत्र हो, उन सब में हमें जो है एक लोकतंत्र जो है एक बेटर हमारे सामने शासन व्यवस्था के रूप में परिलक्षित होती है। और वर्तमान स्थिति में यदि हम एक यही हमारे सामने विकल्प रह जाता है कि हम लोकतंत्र को ही अपनाएं, इनकी कमियों के साथ अपनाएं और इनकी कमियों को दूर करने के प्रयास करें, जिससे कि लोकतंत्र एक अच्छी, एक प्रभावशाली व्यवस्था के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो सके। अब आता है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें, यानी कि क्या कार्य करें ऐसा जिससे कि लोकतंत्र जो है वो अधिक सफल शासन व्यवस्था बन सके। तो इसकी सफलता के लिए कुछ परिस्थितियां या दशाएं हैं, जिसमें है कि लोकतांत्रिक भावना, जनता के अंतर्गत लोकतंत्र की भावना होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब आप लोकतंत्र की भावना से कार्य करेंगे तो आप जनता के लिए, जनता के हित के लिए, पूरे संपूर्ण राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। तो वहाँ हम
जितनी भी जो चाहे हम भ्रष्टाचार के तरीके अपना रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं, जो दूसरे गलत कार्य कर रहे हैं, उनको हम नहीं करेंगे और एक देश हित या लोक हित के वशीभूत होकर के हम सही कार्य करेंगे। दूसरा है कि जनता की जागरूकता, जनता में जागरूक होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ देखते हैं कि बहुत सारी जनता जो गाँव में रहती है वो अशिक्षित भी होती है। तो उन सब व्यक्तियों को शिक्षा के माध्यम से या राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से हम उनको जागरूक करें, और तभी जब जागरूक होगी जनता, तभी जो है उनको अपने अधिकार जो हैं और कर्तव्य हैं उनके प्रति उनमें जागरूकता आएगी और वो अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। अगला है जनता का उच्च चरित्र, यानी जनता में जो कमियां हैं, जैसे कि उनमें भ्रष्टाचार है या इस तरह की जो गलत जो उनकी आदतें हैं, उनकी जगह यदि उनमें ईमानदारी आ जाए, सत्य बोलने की ताकत आ जाए, वो सहनशील बन जाए और निस्वार्थ भाव से जनता कार्य करे, और एक ये कि भाई सबके सबके हित के बारे में सोचे। तो यदि इस तरह की जो अगर कुछ जो चारित्रिक जो विशेषताएं हैं वो जनता के अंदर आ जाए, ये जनता का चरित्र उत्तम हो जाए, तो जो लोकतंत्र की जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। अगला है शिक्षा का ऊंचा स्तर, क्योंकि शिक्षा जो है किसी भी राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण नींव होती है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जितनी भी जो समस्याएं हैं उनको समझ पाते हैं लोग, और उनका स्वतंत्रतापूर्वक डिसीजन भी ले पाते हैं। यानी बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका तो समाधान ही शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। तो जनता का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। अगला है स्वतंत्र और ईमानदार प्रेस। शासन का दर्पण जो है उसको प्रेस को कहा जाता है, कि जो कुछ शासन कर रहा है वो हमको प्रेस दिखाएगा। हमको कैसे पता लगेगा हम आज गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है, ये हमको कैसे पता लगेगा? प्रेस के माध्यम से। तो प्रेस को एक तो स्वतंत्र होना चाहिए, उसके ऊपर सरकार का दबाव नहीं होना चाहिए या विपक्षी दल का दबाव नहीं होना चाहिए, और ईमानदार भी होनी चाहिए कि जो भी कुछ कहे बिल्कुल निष्पक्ष होकर, निडर होकर कहे। तभी जो है सरकार की जो कार्रवाइयाँ हैं वो जनता तक पहुँच पाएंगी, और जनता क्या चाहती है वो भी सरकार तक पहुँच पाएगा। अगला है न्यायपालिका। न्यायपालिका कौन होती है? जनता के जो जनता है उसके नागरिकों की जो अधिकार है उनकी रक्षक न्यायपालिका को माना जाता है, कि न्यायपालिका हमारी रक्षा करेगी। जब भी हमें कहीं भी हमारे अधिकारों का हनन किया जाएगा तो हम न्यायपालिका के माध्यम से जो है न्याय प्राप्त कर सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि न्यायपालिका के ऊपर सरकार का इतना दबाव हो जाता है कि न्यायपालिका जहाँ स्वतंत्र नहीं होती है वहाँ स्वतंत्र तरीके से डिसीजन नहीं ले पाती है। तो न्यायपालिका को जो व्यवस्थापिका कार्यपालिका उसे बिल्कुल पृथक रखा जाए, और उसको जब पृथक रखा जाएगा तो किसी तरह का उसके ऊपर दबाव नहीं रहेगा, तो वो ईमानदारी के साथ पूरी सत्य निष्ठा के साथ अपने डिसीजन ले पाएंगे और जनता को भी जो न्याय है वो पूरी तरह से मिल पाएगा। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन, यानी जो जनता जो लोकल जो शासन होता है, स्थानीय जो शासन होता है उसके माध्यम से जो स्थानीय लोग होते हैं उनको स्थानीय समस्याओं का जो ज्ञान होता है, सरकार को स्थानीय समस्याओं का ज्ञान किसके माध्यम से हो पाता है? स्थानीय स्वशासन के माध्यम से। यदि मान लीजिए लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी, केवल राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर ही मानव शासन व्यवस्था संचालित हो रही है, तो जो छोटी छोटी जगहों पर रहने वाले लोग हैं या जो राज्य की सरकार है वो छोटी छोटी जगहों पर नहीं पहुंच पाएगी, हर आदमी तक उसकी पहुंच नहीं हो पाएगी, और जब हर आदमी तक उसकी पहुंच नहीं हो पाएगी तो उन नागरिकों की समस्याओं का समाधान भी नहीं हो पाएगा। तो ये आवश्यक है एक लोकतंत्र में कि जो शासन है वो स्थानीय लेवल तक संचालित हो। नेक्स्ट है स्वतंत्र एवं नियतकालिक निर्वाचन जो है हमेशा समय पर ही होनी चाहिए। 5 साल की यदि राज्य सरकार का कार्यकाल है तो 5 साल के बाद निश्चित समय पर चुनाव होने चाहिए,
और स्वतंत्र तरीके से होने चाहिए। उसमें किसी तरह की बाहुबलियों का, गुंडाओं का जो प्रभाव होता है वो नहीं होना चाहिए किसी तरह से। न सरकार का प्रभाव होना चाहिए, न विपक्षी दल का, न किसी दूसरी तरह की बाहुबलियों का उसमें प्रभाव होना चाहिए। ईमानदारी के साथ, सत्यप्रियता के साथ और पूरी निष्ठा के साथ जो चुनाव हैं वो स्वतंत्र रूप से करवाने चाहिए। अगला है गंभीर आर्थिक विषमताएं हैं वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आर्थिक विषमताएं होती हैं तो क्या होता है कि जो गरीब आदमी है वो गरीब बहुत ज़्यादा होता है और अमीर आदमी बहुत ज़्यादा अमीर होता चला जाता है। तो इन दोनों के बीच में जब गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना मुश्किल होता है और एक सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि या तो जनता बहुत ज़्यादा गरीब होती है और या बहुत ज़्यादा अमीर है। तो उनके बीच में जो एक विचारों का आदान प्रदान है वो बिल्कुल अलग होते हैं। उनके विचार, उनका रहन सहन, उनका जीवन स्तर बिल्कुल अलग होता है और जो गरीब आदमी है वो अपनी बात खुल करके नहीं रख पाते हैं। अगला है सहयोग एवं सहिष्णुता की भावना, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, यानी जो कम मात्रा में जिनकी संख्या होती है, जिनकी संख्या कम होती है वो होते हैं अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक जो कि संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन दोनों में आपस में सहयोग होना बहुत आवश्यक है, तभी समाज का जो हर वर्ग है वो आपस में सहयोग की भावना के साथ रह पाएगा। और अगला जो है वह है कि स्वस्थ व स्वच्छ नेतृत्व, यानी हमारे जो भी नेता हैं उनका जो चरित्र है वो उत्तम होना चाहिए, वो ईमानदारी होनी चाहिए, कार्यकुशल होने चाहिए और जो भी कार्य करें वो लोकहित की भावना से करने चाहिए। तो ये सारी जो स्थितियाँ हैं ये होनी चाहिए हमारे सामने, ये सारी दशाएं होनी चाहिए, तभी हमारा जो लोकतंत्र है वो सफलता के पूर्वक संचालित किया जा सकता है। अब आता है कि भारत में लोकतंत्र, ये सब तो एक कॉमन बात थी कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में क्या होना चाहिए, लेकिन अब आता है कि भारत में लोकतंत्र। भारत में एक लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश है, जिसमें लोकतांत्रिक शासन की सभी व्यवस्था जो विशेषताएं हैं यहाँ पर विद्यमान है। यानी कि भारत की जो संविधान की या बहुत सारी विशेषताएं हैं उनको देखेंगे तो हमें लगेगा कि भारत में लोकतंत्र पूरी तरह से विद्यमान है। लेकिन फिर भी भारत में कुछ ऐसी वो हैं, परेशानियां हैं या कुछ संकट हैं जिनके कारण कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र जो है वो पूरी तरह से कार्य नहीं कर पा रहा है। जैसे कि निरक्षरता है, बहुत ज़्यादा अशिक्षित लोग हैं यहाँ पर, आर्थिक विषमता है, सांप्रदायिकता यानी कि धार्मिक मतभेद यहाँ पर हैं, धार्मिक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो झगड़े होते हैं, प्रादेशिकता यानी कि अपने अपने प्रदेश के प्रति सब लोग ज़्यादा वो रखते हैं और दूसरे जो प्रदेश है या दूसरा क्षेत्र है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। निर्धनता, हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, जातिवाद जो बहुत ज़्यादा प्रबल रूप से हावी है हमारे यहाँ, भाषावाद, क्योंकि हमारे यहाँ हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर के बोलियाँ बदल जाती हैं और भाषा भी बदल जाती है। तो एक जाति, एक भाषा के लोग, एक जाति के लोग, एक धर्म के लोग, एक क्षेत्र के लोग अपने ही लोगों को ज़्यादा वरीयता देते हैं और दूसरे लोगों को वो ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की भावना भी अब, हालांकि अब ये समस्याएं बहुत कम हो गई हैं, ना के बराबर होती जा रही है, लेकिन अभी भी देखेंगे तो कहीं जो गांव में ये समस्याएं आज भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जहाँ की जो दलित वर्ग है उनके साथ छुआछूत की भावना रखी जाती है। बेरोजगारी, हमारा युवा वर्ग जो है वो एक गंभीर समस्या जो हमारे सामने बेरोजगारी की है उससे जूझ रहा है। और चूँकि सब जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, अगर किसी ने ग्रेजुएशन भी कर लिया, पीजी भी कर लिया, तो ना तो वो कोई कार्य करना चाहता है और केवल वो नौकरी के भरोसे बैठे रहते हैं जो कि उनको समय पर नहीं मिल पाती है। तो बेरोजगारी जो है वो जनता में, एक युवा वर्ग में एक फ्रस्ट्रेशन की भावना जो है वो लेके आती है। और नेक्स्ट है महिलाओं की असमानता, हमारे यहाँ महिला और पुरुष को बहुत असमान समझा जाता है, भ्रष्टाचार की भावना है
रूढ़िवादिताएं हैं, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव लोग हैं कि परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं। तो इस तरह से भारत में भी लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था है उसके कुछ संकट हैं, कुछ अवरोध है, जिनके कारण कि हमारी जो शासन व्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से संचालित नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी जो प्रजातंत्र है उसकी नींव हमारे यहाँ गहरी है, चाहे कितनी भी आलोचना की जाए। हमारे जो भारत के लोग हैं उनकी प्रजातांत्रिक सिद्धांतों में आस्था भी बहुत है। और भारत में जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें चाहे वह उनके जो मतदाता हैं वो निरक्षर हैं, चाहे गरीब हैं, रूढ़िवादी हैं, कैसे भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का, जागरूकता का और अपनी एक मैच्योरिटी का परिचय दिया है। इसलिए हम ये नहीं मान सकते कि हमारी जो भारत की जनता है वो पूरी तरह से बेकार है या वो पूरी तरह से डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है। चाहे कितनी भी गरीब है या अनपढ़ जनता है, लेकिन फिर भी वो समझदारी के साथ कार्य करती है। और यही यही कारण है कि भारतीय जो प्रजातंत्र है उसको सशक्त और सफल और चिरस्थायी बनाने के लिए प्रयास किया जाता है। क्योंकि बहुत सारी कमियों के बावजूद भी आज जो प्रजातंत्र है भारत में वो बहुत कुशलता के साथ या बहुत गहराई के साथ अपनी जड़ें उन्होंने अपनी जड़ों को बिछा रखा है। तो ये सब जो लोकतंत्र है भारत में वो एक प्रभावशाली रूप से विद्यमान है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो लोकतंत्र है उसकी क्या कमियां हैं, दोष हैं, क्या विशेषताएं हैं और किस तरह से भारत में लोकतंत्र की शासन व्यवस्था संचालित है। तो ये हमारा लोकतंत्र हो गया। और नेक्स्ट जो भी हम वीडियो में हम अधिनायक तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।